नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम का डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे। उससे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। जो क्वेश्चन हमारे शेष बचे हुए हैं, आज सारे क्वेश्चन का निपटारा करना है। अर्थात एक्सरसाइज 1.3 को आज हम लोग खत्म करके मानेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, नंबर सिस्टम हम लोग चल रहे हैं ना, LUMBR सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 यानी कि नंबर सिस्टम 1.3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 0.9999 मेनी टाइम्स अर्थात अनंत तक इसको सॉल्व करना है हमें। यानी कि इसको क्या करना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक कंडीशन और है, P एंड Q कैसा हो? पूर्णांक हो। कैसा हो? पूर्णांक हो। अर्थात P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P एवं Q कैसा हो? एक पूर्णांक हो। ये हमें लाना है। तो ठीक है, हमें ये दिया गया है, हमें ये लाना है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये आए। आइए कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश को एक नया आयाम देते हैं, एक नया रूप देते हैं, जिससे हम लोग एक नया प्रोडक्ट तैयार करें, अर्थात एक आंसर फाइंड करें। तो आइए इसमें हम कुछ मानते हैं। क्या माना वह भिन्न यक्ष है। क्या है? वह भिन्न क्या है? यक्ष है। तब x इक्वल टू 0.9999 मेनी टाइम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10 अर्थात समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है, दोनों तरफ करना था। इस समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुणा करना है। तो आप गुणा करेंगे जब x में, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे 0.999 में, तो एक अंक दशमलव दाईं ओर खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 9.999 so many times and equation number 2. We are find इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने दो इक्वेशन फाइंड कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देन इक्वेशन सेकेंड से अर्थात फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। अर्थात कहने का मतलब ये, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम लोग घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आइए लिखते हैं यहाँ पे बेहतरीन सजाकर, समीकरण 2 से अर्थात समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इन इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन सेकेंड आपका है 10x इक्वल टू 9.999 मेनी टाइम्स एंड इक्वेशन फर्स्ट जो दिया गया है वो है x इक्वल टू 0.999 मेनी टाइम्स। अब आप इसमें सब माइनस करेंगे तो 9 से 9 हो गया 0, 9 से 9 हो गया 0, 0, 0, 0। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले 9 पे, 9 से 0 गया 9 इक्वल टू, आप 10 में से x अर्थात 10 में से 1 x माइनस करेंगे, आप बचेगा 9x और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा, क्या बचेगा? आपका बचेगा x इक्वल टू 1 और यही आपका आंसर होगा।
x इक्वल टू 1 आपका आ गया, अर्थात x इक्वल टू जो 1 आया है ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अर्थात x इक्वल टू 1 आया हुआ है, ये आपका आंसर होगा। अब इस x इक्वल टू 1 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये देखते हैं। तो अर्थात p बटे q से अगर इसकी तुलना करें तो 1 बटे 1, अर्थात 1 बटे 1 के नीचे 1 लगाया जा सकता है। इसलिए लगाया जा सकता है कि हर में आप 1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लिखा जा सकता है। तो आप तुलना जब करेंगे तो यहाँ आएगा p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1, अर्थात इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, अर्थात q 0 के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ q की वैल्यू 1 है। तो ये भी कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। एक कंडीशन आपकी पहली फॉलो हुई, अर्थात तो ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 हो गया, अर्थात p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0, देखिए q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो q की वैल्यू क्या 0 के बराबर है? नहीं, q की वैल्यू कितनी है? 1 है। और p एंड q कैसे हैं? एक पूर्णांक है, अर्थात पूर्ण अंक है। तब यानी कि यह जो हमारा आंसर आया x इक्वल टू 1 ये सही है, अर्थात p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 बराबर है और p और q एक पूर्णांक है। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले कई क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन जो थर्ड था ऐसा ही करते आए थे, उसमें थर्ड में 3 पार्ट था, तो ये सब कुछ करते हुए आए थे। ठीक है ना, तो ये हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। हम लोग इसको मैं इसको रफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग 4th क्वेश्चन निपटा चुके हैं, अभी 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच करनी है। अर्थात जो 1/17 दिया गया है ना, क्वेश्चन 5 की मैं बात कर रहा हूँ, 1/17 दिया गया है, कह रहा है इसका दशमलव प्रसार करना है। क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करने के बाद इसमें आप बताइए अधिकतम पुनरावृत्ति की जो संख्या है कितनी होगी। अर्थात जब 1/17 अर्थात 17 में से 1 को जब भाग देंगे तो कितनी बार संख्याएं जाएंगी, अर्थात कितनी संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जिसके बाद पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग करते थे 0.33 यानी 0.3567, उसके बाद फिर 3567 आ गया। अब आप देखें कितनी संख्या के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 4 संख्या के बाद आपकी पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 5 6 7, इसके बाद फिर से 3 5 6 7 आ रहा है। तो वही ये चीज कह रहा है कि 1/17 को आप साल करिए, दशमलव प्रसार निकालिए और अधिकतम कितनी संख्याओं के बाद ये पुनरावृत्ति होना शुरू होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 1/17 को। अर्थात 1/17 कैसे सॉल्व करेंगे, आप और हम सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग शुरू करते आ रहे हैं। 17 से 1 को भाग देंगे, 17 से 1 को भाग देने के लिए दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि 1 भाग जाएगा नहीं। अब दशमलव लगाया, 0 लगाए, 0 जब बढ़ा दी तो 10 हुआ, 17 है, तब भी भाग नहीं जाएगा। तो एक तरीका और हम लोगों ने कहा था 0 दशमलव के बाद हम केवल 1 अंक का 0 उतार सकते थे। अब हमारे पास एक और दूसरा रास्ता वो कि यहाँ 0 बढ़ाएं, यहाँ भी 1 0 बढ़ा लें। अब हमें 17 से भाग देना है तो ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 100 से, अभी जब 100 हो गया तो हमें 17 का पहाड़ा पढ़ना है जो 100 से ज्यादा ना हो, 100 के बराबर या 100 से कम हो। तो आप कहेंगे सर जी पहाड़ा पढ़ना, तो आप पहले पहाड़ा लिख लीजिए। आप लोगों को गुणा भाग करना आना चाहिए। जैसे हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 17 एकम 17, 17 गुना 34, 17 × 51, 17 × 4 = 68,
17 पचे 85, 17 छक्का में 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नैया में 153 और 17 दाम में 170। ये मैंने पूरा 17 का टेबल लिख दिया, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे भागफल में हमें इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार लिख लिया ताकि कहीं बार बार खोजना ना पड़े। अब देखिए 100 को 100 जब हम डिवाइड करवाएंगे अर्थात 17 को भाग में 100 से ज्यादा ना हो, 100 से कम हो या तो 100 के बराबर। अब हम तुरंत इस पे आएंगे, दो ही ऐसे हैं संख्याएं जो 100 के बराबर है या 100 से बड़ी है, अर्थात 102 या 85। तो 102 तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 100 से बड़ी है। 85 ले सकते हैं क्योंकि 100 से छोटी है, 68 बहुत छोटी हो जा रही है, तो निकटतम इसका कौन है? 85। तो ये जाएगा 5 बार 0.5, 17 पचे 85। घटाने की प्रक्रिया आप लोगों को पता है, उधार लिया ये 10 हुआ, फिर यहाँ सुधार लिया ये 10 हुआ, 10 में से 5 गया, आपके लिए 5 हो गया और यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, दशमलव लगाया, आप 0 उतार सकते हैं। अब आप 0 उतारने के बाद 150, यानी 17 का ऐसा पारा पड़ना है जो 150 से अधिक ना हो बल्कि इससे कम हो या तो इसके बराबर हो। अब आप सीधे इस टेबल में आएंगे, आपकी नजर जाएगी 153 और 136 पर। आपकी नजर कहाँ जाएगी? 153 और 136 पर जाएगी। 153 की बात करो तो ये 150 से अधिक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, और 136 ले सकते हैं क्योंकि ये 150 के लगभग नजदीक है, और 119 बहुत छोटा है इसलिए 119 को नहीं लेंगे। 153 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 150 से ज्यादा है, हम लेते उसी को या तो बराबर हो या तो उससे कम हो। तो यानी 150 से 136 तो कम है, बराबर नहीं है, लेकिन लगभग इसके नजदीक में आ रहा है, और 153 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लेंगे 136 को। 136 कितने बार गुणा करने हैं? 17 गुणे 8 बराबर 136, यानी 17 गुणे 8 बार गया, 17 अट्ठे 136 हो गया। ठीक, 150 बटे 136, 0 10 था, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, 5 यहाँ था, 4 बचा क्योंकि एक उधार इसमें दे दिया, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 से 1 गया कुछ नहीं, ठीक, यानी कट गया। अब 14 बचा, दशमलव लगाया, 0 उतार सकते हैं। अब आप देखिए 100 यानी कि 17 का ऐसा भाग देना है जो 140 से बराबर कम हो या तो 140 के बराबर हो, बड़ा ना हो। तो आप 136 ही लेंगे क्योंकि 140 के जस्ट नजदीक 136 है। तो ये भागफल फिर से आपका 8 बार जाएगा, फिर से कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 अर्थात 136। 10 में से गया 4, 3 में से 3 गया, अर्थात 4 था, एक उधार इधर दे दिया तो ये 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, जी 10 कट गया, 1 से 1 गया कुछ नहीं, 4 है, 0 उतार सकते हैं, दशमलव लगा है। 17 का ऐसा पहाड़ पड़ना है जो 40 से ज्यादा ना हो, 40 से कम या 40 के बराबर हो। तो हम लोग आते हैं, देख रहे हैं हमारी नजर दो इन संख्याओं पे जाएगी, किन दो संख्याओं पे? 51 और 34 पर। 51 जो है 40 से बड़ा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, 34 40 के नजदीक है इसलिए इसको ले लेंगे, यानी 17 गुना 34, 17 गुना हो गया आपका 34, 40 में से 34 गया 6, दशमलव लगाया, 0 उतार सकते हैं, 60 हो गया। अब आप यहाँ फिर बात करेंगे, फिर आपकी नजर दो संख्याओं पे ही जाएंगी और वो संख्या आपकी होगी 51 और 68। 60 जो है क्या, जो 60 है 68 है, ये 60 से बड़ा है, अर्थात हम 68 को नहीं लेंगे। 51 की बात करूं तो ये 60 के लगभग नजदीक है इसलिए हम इसको लेंगे। और आपको पता है 51 तब आता है जब आप 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, तो 17 की 51, ये हो गया आपका 51, 60 में से 51 अर्थात 0 है, 0 से जाएगा नहीं, इससे एक भाग लेगा, ये 10 होगा, 10 में से 1 आएगा आपका 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, अर्थात 9। इस 9 को आप यहाँ उठा लाइए, फिर से भाग करना है क्योंकि ये 9 यहाँ स्थान कम है इसलिए 9 हमने फिर से लिया, 17 से ही हमें भाग देना है, हम भागफल यही लिखेंगे। दशमलव लगा है, आप 0 उतार सकते हैं, जब 0 आपने उतारा तो 90 हो गया। अब आप बताइए 17 बचे 85 होता है और 17 × 102 होता है, 90
102 से बड़ा या छोटा है, तो अर्थात 90 जो है 102 से छोटा है, तो 102 नहीं लेंगे, 85 लेंगे, क्योंकि लगभग 90 के नजदीक है। 17 × 5 = 85, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 85, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया, अर्थात कुछ नहीं, 0 बच गया। 5 लगाया, दशमलव लगाया, आप 0 उतार सकते हैं, हो गया 50। अब आप फिर 50 की अगर मैं बात करूँ तो आप 51 पे आएंगे। 51 जो है 50 से बड़ा है, आप 3 बार नहीं ले जाएंगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे 17 × 34 को क्या लेंगे, 17 × 34 को लेंगे। अब आप आइए फिर से ये भागफल आपको जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार फिर से जाएगा, ये हो जाएगा 17 × 34। 10 में से 4 गया, आपको बचा 6, और 4 में से 3 गया, ये आपको बचा 1, और आप 0 फिर बढ़ा सकते हैं, दशमलव आपका लगा है, ये हो गया 160। अगर 160 की बात करूं, 17 नियम में 153 होता है, जो लगभग 160 के नजदीक है। आप इसको ले जाएंगे 9 बार, कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे, 17 नियम में 153 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 नियम में 153 हो जाएगा। आप इसको ले जाएंगे, 10 में से 3 गया, 7 बचा, और 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, दशमलव आप लगा है, 0 उतार सकते हैं, हो गया 70। 70 की अगर बात करते हैं तो 68 जो है 70 के नजदीक है, और 50 से 70 से बड़ा है, इसलिए हम 68 लेंगे। 17 चौको 68, यानी कि फिर से आपका 4 बार गया, ये हो गया आपका 68। 10 में से 8 गया आपका 2, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, दशमलव लगाया, आप 0 उतार सकते हैं, आपको हो गया 20। अब आप देखेंगे 20 जो है 17 से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, एक बार ही भागफल जाएगा, यानी कि 17 एकम 17। ये 20 में से 17 गया 3, अर्थात ये आपका 3 आया, दशमलव लगा है, 0 उतार सकते हैं। फिर आप 17 × 34 करेंगे, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे, यानी कि 17 एकम 17। 30 में से आप 17 फिर माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया, अर्थात आपका 3, और 2 में से गया आया 1, दशमलव लगाया, आप 0 उतार सकते हैं, ये हो गया 130। देखिए जगह यहाँ थी, यहाँ नहीं थी, हमने यहाँ लिया, अब यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले लें या इस संख्या को उठा के यहाँ ले लें, दो ही तरीका कर सकते थे। इस संख्या को उठाते हैं, यहाँ ले लें, अर्थात हमारी जो संख्या बची थी ये थी क्या, 130 है ना, 130 हम भाग दे रहे हैं किससे, 17 से। किससे भाग दे रहे हैं, 17 से भाग दे रहे हैं। किसमें भाग दे रहे हैं, 130 में, है ना, क्योंकि 13 बजा तो दशमलव लगा के 0 उतार के 130 हो गया। अब 130 की बात करें तो हम लोग आते हैं 136 पे, तो ये 17 × 136 होगा, इसको नहीं लेंगे। 17 × 7 = 119 होता है, इसको लेंगे, ये 130 के नजदीक है, तो 17 × 7 = 119, 7 बार गया, 17 × 7 = 119। 10 में से 9 गया, आपका 1 बचा, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा है। अब 102 आया, 110 आया, 7 बार ले नहीं जा सकते, 6 बार ही ले जाएंगे। 17 छंगा में 102 होता है, जो 110 के नजदीक है, तो 17 छंगा में 102। 10 में से, इसको थोड़ा सा सीधा लिख लेते हैं ना, नहीं तो बहुत ही उल्टा चला जाएगा। दस में से 2 गया आपका 8, और यहाँ पे 0 और 0, आपको अच्छा ये 8 दशमलव लगाया, 0 उतार सकते हो, आपको हो गया 80। जब आपका ये हुआ, क्या हुआ आपका, ये 80 हुआ, तो आप कितनी बार ले जा सकते हैं, 4 बार ही ले जा सकते हैं। 17 × 85 होता है, इसका 17 × 68 होता है, तो ये हो गया 17 × 68, यहाँ लिखेंगे आप 4। 10 में से 8 गया, आपका ये बचा 2, और 7 में से 6 गया 1, है ना, दशमलव लगाया, आप 0 उतार सकते हैं, ये हो गया 120। कितना हो गया, ये हो गया 120, और 17 × 7 कितना होता है, 119। 10 में से 9 गया 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। आप देखिए 1, ये जो 1 आया है ना, ये आप कुछ इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 1 है, ये आया आपका क्या आया, शेषफल
या क्या आया, शेष फल आया है अर्थात शेष आया है। अब आप देखेंगे 17 से हमने भाग देना कहाँ शुरू किया था, एक में ही, फिर से एक आ गया था। कितने अंकों बाद एक आना शुरू हुआ, हमें सिर्फ ये बताना है, तो हमें केवल यही बताना था कितनी बार। तो हम गिन लेते हैं संख्या को, कितनी बार में रिपीटिशन हुआ अर्थात पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है। तो आपने आंसर लिखा, आंसर क्या लिखा, आंसर ये लिखा 1/17 में जब हमने भाग दिया तो हमारा आंसर आया 0.888235294117 इतनी बार ये संख्याएं कटी, तब ये हमारा आंसर फाइंड हुआ, है ना। 17 जो हमने भाग दिया था 0.005823294117647 इतनी संख्या आई। अर्थात जब हमने एक में 17 से भाग दिया तो हमारा भागफल इतना आया, शेष फल हमारा 1 आया। फिर इस 1 की पुनरावृत्ति होने लगी, अर्थात जब 1 आ गया तो इसका मतलब हमने 1 से शुरुआत किया था और 1 फिर से आ गया। फिर से जब भाग करेंगे तो यही सारी चीजें रेपिटेशन में आएंगी, दोबारा आने लगेंगी। तो हम संख्या गिन लेते हैं, कितनी संख्या बाद पुनरावृत्ति शुरू होगी अर्थात रेपिटेशन शुरू होगा। देखिए एक इस दशमलव के बाएं अंक वाला जो 0 लगा इसको नहीं लिखना, आप इसको हटा भी सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, और जहां भी कंफ्यूज हो तुरंत पूछ लें, ठीक। अब देखिए 1 2 अब गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 अर्थात आप आंसर लिखेंगे 16 संख्याओं के बाद, कितना, 16 संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति शुरू होगी। क्या शुरू होगी, पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटिशन आपका जो है वह शुरू होगी, ठीक। पुनरावृत्ति आपकी कितनी संख्याओं के बाद शुरू होगी, 16 संख्याओं के बाद आपकी पुनरावृत्ति शुरू होगी। आपने देखिए आप यहां से शुरू किए, यहां तक गए, इस 9 के बाद आप यहां लिखे, उसके बाद यहां आया था, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ और ये आपका तीसरा स्टेप हुआ, और आपका आंसर जो हमने लिखा ये आपका चौथा स्टेप हुआ। जो गिनती किए हैं इसके नीचे जो हमने लिखा इसको हम हटा देते हैं। आपका आंसर यही था, क्वेश्चन यही कह रहा था कितने अंकों के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो भैया इतने अंकों के बाद अर्थात 16 अंकों के बाद रिपीटिशन वंस अगेन शुरू हो जाएगा, दोबारा से शुरू हो गया। अब आपका ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए या अर्थात नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 की भी कुछ कलाकारी है, कुछ लीलाएं हैं, उसको देख लेते हैं, नोट करिए। आपका ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। रफ करते ही तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लिए होते, पीछे करके वीडियो बीच में रोक के लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे जो 16 अंक लगभग लिखा गया है, आपके आधार कार्ड की संख्या कितने अंकों की होती है? आई थिंक आधार कार्ड के अंकों की संख्या 4 4 8 16 अंकों की ही होती है ना। कितने अंकों की? 16 अंकों की, 12 अंकों की, जितने भी अंकों की होती है लगभग उससे भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि P बटे Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अर्थात P बटे Q, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, P बटे Q के रूप में और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात P बटे Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में आप अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक, अनेक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। आगे जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q क्या हो, P एंड Q पूर्णांक हो,
P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक, आगे जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका शांत समूह निरूपण अर्थात शांत समूह प्रसार किया जा सके। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है। अब आप क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया हिंदी में, आप लोग के पास बुक होगी आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, जब आपको ये समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आता है। बच्चा जब तक आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको आवश्यक है क्वेश्चन कह क्या रहा है ये पता लगाना। P बटे Q के रूप में, अर्थात P बटे Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हमें क्या देना है, अन्य उदाहरण देना है। अर्थात उदाहरण देना है, क्या देना है, उदाहरण देना है जहां P और Q पूर्णांक हो और इसका एक के अतिरिक्त अर्थात एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ न हो। अर्थात जैसे कहने के बाद 3 और 2 की अगर मैं बात करूं, 3 और 2 जो ये हैं इनके उभयनिष्ठ की बात करूं, गुणनखंडों की बात करूं, 3 का गुणनखंड हम करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 होगा। अब अगर इनके उभयनिष्ठ की बात करूं तो इन दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ है। यही कह रहा है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए और एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो दशमलव प्रसार हो ना, P बटे Q के रूप में लिखा जाए, दशमलव प्रसार शांत प्रकार का हो। शांत प्रकार का तो समझते हो, सीधा साधा बालक, सीधा साधा बच्चा हो। और ये कह रहा है कैसे संतुष्ट होगा, आइए हम लोग संतुष्ट करते हैं ना, आसान होगा संतुष्ट, कैसे नहीं होगा। कंडीशन लिखी हुई है, हम लोग कंडीशन को लिख के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब होगा। देखिए P बटे Q के रूप में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकेंड, P एंड Q कैसा हो, पूर्णांक हो। कंडीशन नंबर सेकेंड। कंडीशन नंबर आपकी थर्ड ये कह रही है कि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ ना हो, कोई और उभयनिष्ठ ना हो। आपकी कंडीशन नंबर 3, कोई उभयनिष्ठ और ना हो। आपको पता है उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि इसके जैसा ना हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे राम है और श्याम है, इन दोनों में कोई एक चीज ही कॉमन हो, एक के अलावा दूसरी कोई चीज कॉमन ना हो। मान लिया इन दोनों का चेहरा सेम है बस, या इन दोनों का बाल, हेयर स्टाइल इन लोगों को सेम हो बस, और कोई चीज सेम ना हो। ऐसा आजकल होता है कि हेयर स्टाइल बहुत सारे बालक जो बच्चे हैं बहुत सारे ढेर सारे हेयर स्टाइल अपनाते हैं। कौन कौन से हेयर स्टाइल अपनाते हैं पता नहीं, आप लोगों को पता होगा ना, आप लोग भी तो ऐसा करते हैं। ये 3 कंडीशन दी है, कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उदाहरण या एग्जांपल हमें अपनी तरफ से लेना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग नोट करते हैं 9/2, अर्थात देखिए 9/2 एग्जांपल हमारा पहला है 9/2। एग्जांपल दूसरा हम देख सकते हैं 7/4। हमें दशमलव प्रसार शांत भी बनाना है, तो 9/2 7/4 12y कितना कर ले, 5 कर ले, 12y 5 कर ले। 9/2 7/4 12y 5 17/10 एंड 2/5। ये आदि उदाहरण है, यानी कि आदि उदाहरण। अन्य और उदाहरण है, अर्थात
9/2, 7/4, 12/5, 17/10, 2/5 ऐसे उदाहरण हैं जो शांत प्रकार के दशमलव हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आइए 2 को 9 से भाग दीजिए। 2 से 9 को भाग देंगे, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। भैया किस प्रकार का दशमलव है? शांत प्रकार का। शांत प्रकार का दशमलव है कि नहीं? इसका आंसर हुआ 4.5 और किस प्रकार का प्रसार हुआ? शांत प्रकार का। ठीक। 7/4 की अगर मैं बात करूं तो 7/4 की अगर मैं बात करता हूं तो 4 से भाग देना, 7 में एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, दशमलव लगाने के बाद 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया कट गया, दशमलव यानी 0 दशमलव लगा 0 उतार सकते हैं, 4 पंचे 20। भागफल कितना आया? 1.5। किस प्रकार का दशमलव? शांत प्रकार का दशमलव है। ये 1.75 हुआ, दशमलव आपका हो गया शांत प्रकार का। हुआ कि नहीं हुआ? 5 को जब आप भाग देंगे तो 5 गुना 10 और 5 चौक 20। किस प्रकार का दशमलव हुआ? शांत प्रकार का, अर्थात कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। 10 में भाग देंगे तो यहाँ 1.7, ये भी एक शांत प्रकार का दशमलव आपका हो गया। आप जब 5 को 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.4, ये भी एक प्रकार का शांत प्रकार का दशमलव हुआ। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वो सारे एग्जाम्पल शांत प्रकार के दशमलव हैं। और इनकी मैं बात करूं तो इन पूरे एग्जाम्पल्स में जो p/q के रूप में लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, अर्थात या एक ही इसमें उभयनिष्ठ है। तो यह किस प्रकार का, अर्थात ये किस प्रकार का हो गया? एक ही उभयनिष्ठ है। तो इस यानी कि इसका गुणनखंड एक के अलावा कोई और नहीं, उभयनिष्ठ इसका केवल एक है। जब एक उभयनिष्ठ है तो शांत प्रकार का दशमलव कंडीशन हमारी फर्स्ट p/q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? 9/2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट इज satisfied. Condition number second is p and q is a पूर्णांक। अगर q p and q अगर पूर्णांक है तो हमारा आप ये बताइए p और p की वैल्यू आप यहाँ 9 लिए हैं, q की वैल्यू आप यहाँ 2 लिए, ये पूर्णांक है कि नहीं है? अर्थात पूर्णांक है। कंडीशन नंबर सेकंड इज satisfied. कंडीशन नंबर थर्ड, इट्स अ वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो तो 9/2, 7/4 इन दोनों में मतलब 9/2 लिखा हुआ, अर्थात 9/2, p का मान 9, q का मान 2, इन दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात कंडीशन नंबर थर्ड इज सैटिस्फाइड। देन द आंसर इज क्लैरिफाइड। 9/2, 7/4, 12/5 and etc. That's कौन सा नंबर? परिमेय नंबर। तो हमारी हो गई ये परिमेय नंबर जो हमारी एक यानी सारी कंडीशन को फॉलो कर रही है, हमारा यही आंसर हुआ। ठीक, आप इसको नोट करें। नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो हमारा एक और क्वेश्चन। आज हम लोग सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे बच्चा, कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ आपका एक क्वेश्चन हो गया होगा और नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं इसको रद्द कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9 एक्सरसाइज समाप्त। आज हम लोग एक्सरसाइज समाप्त करेंगे, या नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे, यानी कि आज नहीं कल नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अर्थात कहने का मतलब ये ऐसी 3 संख्या लिखनी है हमें। 3 संख्या, कौन सी संख्या? 3 संख्या लिखनी है जो अशांत प्रकार का हो। अनावसानी लिखा हुआ है ना, आसान तो अर्थात वह बार बार रिपीट हो रहा हो, तो 3 संख्या ही लिखनी है। तो आप लिख दीजिए 1/3, 2/3 एंड √2।
√2 लिख दीजिए। या आपका क्वेश्चन नंबर में आपके अपने क्वेश्चन जो बुक की है 1/3 का एक्सरसाइज की बात करूं तो आपके में दिया गया था 2/11, जो आपका पहला क्वेश्चन के कुछ उदाहरण है जो आसान थे ना। ये सभी आसानी है। देखिए ना, जब आप 3 में 1 से भाग देंगे तो दशमलव लगाया 9 0 हुआ, 10 बड़ा 3 लिखाए 9, फिर 1 आया, फिर 0 3 लिखाए, अर्थात 3 3 3 कंटिन्यू जाएगा। उसी प्रकार से 2/3 0.666 कंटिन्यू जाएगा। √2 का मान 1.414 कंटिन्यू बढ़ता हुआ जाएगा। 11 को आप भाग देंगे तो 11 भाग आप 2 लिखेंगे तो 0, 11 1 11 9 11 88 2, देखिए फिर 2 आ गया, फिर 18, अर्थात जब आप 2/11 सॉल्व करेंगे तो 0.181818 कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो किस प्रकार दशमलव हुआ? आपका आसान प्रकार का दशमलव हुआ, अनासानी प्रकार का दशमलव हुआ। तो इसका मतलब 1/3 2/3 √2 2/11 आपके अन्य उदाहरण है। 3 बोला था हमने, 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे 1000 लिख सकते हैं। ठीक, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा। 3 संख्याएं लिख लीजिए, आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने 1/3 2/3 √2 और 2/11 लिखा है। लिखिए आप कोई भी संख्या अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन वह आसान प्रकार की ही होनी चाहिए। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। इसका भी हाल चाल थोड़ा हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, थोड़ा बहुत नाराज लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसके पास आते आते ना। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। 5/7 और 9/11 के बीच हमें क्या करना है, बीच 3 अलग प्रकार की 3 अलग परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या बताना है तो सबसे पहले 5/7 को आप लीजिए और भाग दे दीजिए। क्या दीजिए? भाग, यानी कि 7 में 7 से 5 को भाग देंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 7 × 7 49, सॉरी 50 7 49, 7 पे आया 49 अर्थात 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाया 0 उतार सकते हैं, 7 एकम 7 है ना। ये हो गया आपका 3, दशमलव लगाया 0 उतार लेंगे 7 × 28, ये हो गया 2, क्योंकि 30 में से 28 गया तो दशमलव लगाया 0 उतार लेंगे 7 × 14, 10 में से 4 गया 6, 2 में 1 में से गया कुछ नहीं, दशमलव लगाया 0 उतार सकते हैं, 7 9 63 होता है तो 63 7 से ज्यादा है, यानी कि 8 7 56, 7 8 56 होता है। 60 10 में से 6 गया 4, 5 में 7 गया कुछ नहीं, यहाँ 0 उतार लिए, आपका 40 हुआ, 7 × 35, 7 × 35, ये आपका 5 बचा, फिर आपका 50, आपका रिपीटेशन यहीं से शुरू हो गया। तो आप लिख सकते हैं 7/5/7 को 0.71 4285 क्योंकि रिपीटेशन शुरू हुआ है ना, यहीं से रिपीटेशन शुरू हुआ था ना। अब आप लिखेंगे 9/11, 9/11 की बात करूँ, थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए, आगे पूरा भाग है वो भी लिखा रहे। 5/7 को जब आपने सॉल्व किया तो आया 0.714285 क्योंकि अब यहाँ पुनरावृत्ति हो गई। 9/11, अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आइए यहीं पे देख लेते हैं 9/11 को भी। 11 से भाग देंगे 9 में, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया है ना, क्योंकि 9 में भाग जाता नहीं, तो 11 88, यहाँ 2 बच गया, 0 बढ़ा दिया फिर क्योंकि 2 से भाग नहीं जाता, 11 एकम 11, या हो गया 9, 10 में से गया 9, 1 में से गया कुछ नहीं, 6 दशमलव लगा 0 उठा सकते हैं, 11 88, फिर 2, फिर दशमलव लगा 0 उतार सकते हैं, 11 एकम 11, अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यू आप क्या हो रहा है, यही चीज बढ़ रहा है ना। आपका जो भाग हो जाएगा वो आपका भागफल होगा 0.8181 है ना। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3।
अब आप इसी को बढ़ा दीजिए, क्या 0.71 है ना, आप इसी को 7.2 कर दीजिए, आपकी एक परिमेय संख्या बन गई। आपकी कौन सी परिमेय संख्या बन गई? आपकी एक परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? आपकी एक परिमेय संख्या आपकी बन गई। अगर अलग अलग प्रकार से लिखना है तो आप इसको पूरा हटाइए, अलग अलग प्रकार लिखना है तो ये ली 72001, ये आपकी क्या हो गई? एक परिमेय, क्या हो गई आपकी? एक परिमेय संख्या हो गई 010010001, यह आपकी एक प्रकार की परिमेय संख्या हो गई। दूसरी परिमेय संख्या आपको लिखनी है 0.751121 ठीक। तीसरी आपको परिमेय संख्या अगर लिखनी है, तीसरी परिमेय संख्या आपको लिखने के लिए 0.8014 आप आगे ऐसी संख्याएं बढ़ा सकते हैं। यह आपकी तीन परिमेय संख्या होंगी 5/7 और 9/11 के बीच की। एक तरीका मैं आपको और बता दूं परिमेय संख्या निकालने का। ऐसे भाग देने के बाद आप इनके बीच में यहाँ एक बढ़ा दी, एक है ना, इसका स्थान 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिखा ना, अब बाकी जो चीजें हैं आप वैसे लिख लेंगे। आप यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। आपकी एक एक परिमेय संख्या बढ़ रही है ना, अंक तो आपके चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं। एक तरीका और मैंने जब बताया परिमेय संख्या निकालने का, एक फार्मूला बताया था a+b/2। इस फार्मूले में यूज करके आप दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये तरीका इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा a+b/2 से कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, क्योंकि मैं बताया हूं, तो आप ट्राई करिएगा। उसके बाद नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ऐसा तरीका भी बता दूंगा फिर से, क्योंकि एक बार ये बता चुका हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 ये हुआ। अब हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? तो इसको मैं रफ करूंगा तभी तो बताऊंगा क्या कह रहा है। कोई भी कुछ कह रहा हो उसका आंसर देना हमें जरूरी होता है ना, क्योंकि हम आंसर देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? इतना पढ़ लिए तो आंसर नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए? क्वेश्चन पढ़ेगा, बताते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। बस इतना ही पूछ रहा था, फालतू बात है ना। 9 का पहला, यानी कि हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यह बताना है कौन सी परिमेय है, परिमेय और अपरिमेय बताना है, अपरिमेय। कोई बात नहीं, पहला लिखा हुआ है आपका √23। आपको मैं बता दीजिए √23 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं, क्या बात करते हैं? 23 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? 23 से कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं, जोड़ा नहीं बन रहा है। अर्थात ये किस प्रकार की संख्या हुई? अपरिमेय प्रकार की। किस प्रकार की? अपरिमेय प्रकार की, अर्थात √23 आपकी अपरिमेय हो गई, अपरिमेय संख्या। आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है √225, यही लिखा हुआ है ना, √225 का स्क्वायर निकल सकता है बच्चा 15 × 15। आप जब 15 को 2 बार गुणा करेंगे ना, तब यह 225 के बराबर आएगा। और जब 2 अंशों का जोड़ा मिलता है तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, वह होगा 15। सेम इसी प्रकार का प्रोडक्ट होगा, उसे भी हम 15 कहेंगे, √15 नहीं, केवल 15। और ये किस प्रकार की संख्या है? परिमेय प्रकार की संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसमें रूट लगा हो और उसका स्क्वायर रूट निकाला ना जा सके, या ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बार-बार रिकरिंग नंबर करे, अर्थात दशमलव बार-बार पुनरावृत्ति करे, अर्थात वह संख्या बार-बार पुनरावृत्ति करे दशमलव के बाद, तो वह होती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या √23 अपरिमेय संख्या हुई। √225 जो लिखा हुआ है एक प्रकार की परिमेय संख्या हुई, क्योंकि √225 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 225 को अर्थात 15 × 15 करने पर 225 आता है। जब 2 अंशों का जोड़ा मिला तो उससे एक जोड़ा बाहर आया 15। ये किस प्रकार की संख्या है? परिमेय प्रकार की। किस प्रकार की संख्या है? परिमेय प्रकार की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 9 का 3rd तीसरा पार्ट बोल रहा है, तीसरा पार्ट लिख रहा है
0.3796 ये संख्या आपकी परिमेय हो सकती है। अपरिमेय आप सीधा दशमलव हटाएंगे, दशमलव आपने जैसे हटाया दशमलव का साथ देख लिया, जो भी संख्या और लिखी उसके नीचे 4 जीरो, क्योंकि 4 संख्या लिखी है 4 जीरो। क्या होगा 3796/1000 या 1000 नहीं बल्कि 10,000। तो यह आपकी परिमेय संख्या है ना। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे सर दशमलव लगा तो तब भी आप परिमेय संख्या मान लिए। बच्चा परिमेय संख्या हमने इसको इसलिए माना कि दशमलव के बाद इस किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा वह संख्या 100% अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह संख्या बार बार रिपीटिशन में आ रही होगी, बार बार पुनरावृत्ति कर रही होगी। जब कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति करती है तब वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन आपका हुआ परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया चौथा, अर्थात अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 2। तो 2 क्वेश्चन बाकी है। मैं आरंभ करता हूँ परिमेय परिमेय को, यहाँ हटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 या फिर कोई भी लिखना हो। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पर लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस प्रकार की संख्या है। लिखा हुआ दशमलव यानी 7.478478। आप लोग एक चीज देख रहे हैं जो 478478, उसके बाद ये डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब होता है यह संख्या बार बार आगे आ रही है। देखिए ना 748 748 फिर 748 आएगा, अर्थात 478 बार बार आएगा। जब कोई संख्या बार बार रिपीटिशन में आती है तो वह अपरिमेय टाइप की संख्या होती है। अर्थात आपका चौथा क्वेश्चन जो है 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा पार्ट जो है वह अपरिमेय कहलाएगा, अर्थात अपरिमेय होगा। क्वेश्चन 5 की बात करूं, क्वेश्चन 5 आपका कह रहा है 1.00100010001 4 टाइम्स 0 अर्थात 4 टाइम्स 01 और उसके बाद डॉट 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 डॉट। आप डॉट डॉट लगाए तो आप सीधा क्लियर हो गए किस प्रकार की संख्या होगी। अपरिमेय प्रकार की संख्या होगी। किस प्रकार की? अपरिमेय प्रकार की संख्या होगी। यह संख्या बार बार रिपीटिशन में आ रही होगी, अपरिमेय प्रकार की संख्या होगी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट, 5वां पार्ट भी अपरिमेय संख्या हुई। तो परिमेय संख्या की बात करूं, केवल दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या हुआ बस, बाकी पहला, चौथा और 5वां आपका अपरिमेय संख्या कहलाया। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुई। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहां पे हमें संख्याओं का निरूपण करना है। किस पर? संख्या रेखा पर। एक संख्या रेखा होती है, उस पर हमें निरूपण करना है और इस संख्या रेखा के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।